क्या आप सीटेट पास करना चाहते हैं और क्या आपका भी जुनून है शिक्षक बनने का, तो आपको सीटेट का सिलेबस बहुत डीप में समझना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। और आज हम लोग बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस की, जो कि क्लास 1 से 5 के लिए होता है। और हिंदी में एकदम डिटेल जाके सिलेबस समझेंगे। इतना डिटेल अगर कोई आपको समझा दे तो फिर कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटर्न की, एग्जाम के पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, 1 नंबर जो सब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 1 अंक का होता है। और इस पूरे पेपर में आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। एग्जाम ऑनलाइन होता है। दूसरा है हमारा मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 अंकों के होते हैं। समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट उठाते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है बाल विकास, जिससे 15 प्रश्न आएंगे। दूसरा है समावेशी शिक्षा, जिससे 5 प्रश्न आएंगे। और अगला है 10 नंबर का शिक्षा शास्त्र, यानी कि बाल विकास से संबंधित, पढ़ाने की कला से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जिसका ये सेक्शन अच्छा हो जाता है उसका बाकी सब्जेक्ट का भी पेडागोगी अच्छा हो जाता है। तो आपको इस पे थोड़ा अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बाल विकास की। तो बाल विकास की जब हम बात करें तो इस आपके सामने सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, बहुत डीप में जाकर समझेंगे। पहला सीटेट पेपर 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न होते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया, क ख ग, जिसमें से क वाला हम लोगों ने उठाया है। नाम है इसका बाल विकास। प्राथमिक स्कूल के बच्चे के लिए, यानी कि कक्षा 1 से 5 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ आपको 6 से लेकर 11 साल तक जनरली जो बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रखकर आपको ये पढ़ाई करनी है। 15 प्रश्न यहाँ से आएंगे। पहले आपको तो समझना आधारभूत अवधारणा, फाउंडेशनल कंसेप्ट के बारे में समझने, जिसमें आपको पढ़ना है विकास और सीखने के बीच क्या संबंध है, यानी बच्चे के विकास और उसके सीखने के बीच क्या संबंध है। अब बच्चा पैदा लेते तो सीखता नहीं है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है उसके शरीर का, उसके मस्तिष्क का, वैसे वैसे वो धीरे धीरे चीजों को समझना सीखना शुरू करता है। बाल विकास के सिद्धांतों को आपको पढ़ना है कि बच्चे जब विकास होता है बच्चों का, तो उन विकास से संबंधित कौन कौन से थ्योरीज किन किन वैज्ञानिकों ने दिए हैं वो पढ़ने हैं। अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। अनुवांशिकता का मतलब होता है जीन। जीन मतलब वंश, वंश के जो अंश होते हैं, यानी कि पूर्वजों के जो अंश होते हैं उसके डीएनए के माध्यम से, या उसके शरीर का जो स्ट्रक्चर है, उसका रंग रूप जो है, कद काठी जो है, वो कहीं ना कहीं उसके पूर्वजों के डीएनए के जरिए उसमें भी कुछ ना कुछ गुण आया है। और वो जिस वातावरण में रह रहा है वो दोनों मिलकर उसके विकास पे क्या प्रभाव डालेंगे, ये आपको पढ़ना है। ये आधारभूत अवधारणा में ये बेसिक है, यहाँ से शुरुआत होता है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो समाजीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है, समाज के साथ कैसे जुड़ता है, विकास में सामाजिक दुनिया के, सामाजिक दुनिया में कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, शिक्षक, माता पिता और जो सहकर्मी, यानी कि उसके साथ जो खेलने वाले बच्चे, जो साथी होते हैं, सहपाठी होते हैं, उसकी उसके विकास पे क्या भूमिका है, ये भी पढ़ना है आपको। अगला है हमारा समाजीकरण में, विकास में सामाजिक दुनिया, ये तो वही चीज है, दोबारा रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक सिद्धांत की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहना ही रहना है। विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंटल थ्योरीज जो होते हैं, उससे आपको पियाजे के संज्ञानात्मक विकास आपको पढ़ना है, कोहलबर का नैतिक सिद्धांत, वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये सब कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको पढ़ने हैं इसमें। इस तरह के और भी सिद्धांत होंगे। शैक्षणिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, एजुकेशनल अप्रोचेज की बात करें, तो बाल केंद्रित बनाम पारंपरिक शिक्षा। पहले क्या था कि शिक्षक ही सब कुछ था, और अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो बच्चा में ही कोई कमी है, ये माना जाता था। अब हो गया है बाल केंद्रित शिक्षा। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर में कुछ ना कुछ कमी है, उसने सही तरीका अपनाया नहीं है उसको पढ़ाने का। तो अब बाल केंद्रित शिक्षा है, तो इसकी बात किया जाएगा इसमें। बुद्धिमत्ता
पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बहुआयामी बुद्धि क्या होता है, इन सब की बात की जाएगी। फिर आगे हम बात करें भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट की बात करें तो भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है, यानी बच्चों को जो भाषा सिखाई जाती है क्यों सिखाई जाती है, ताकि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति ठीक से कर पाए। अगला है सामाजिक मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज है, जैसे सामाजिक रचना के रूप में लिंग का कंसेप्ट, जेंडर का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा में लिंग की क्या भूमिका है और पूर्वाग्रह और कौन से ऐसी अवधारणा है जो पहले से समाज में बैठी है कि नहीं लड़का ये कर सकता है, लड़की ये कर सकती है, लड़की ये नहीं करेगी, लड़का ये नहीं करेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में बैठी हुई है और उनको अच्छे से समझना है, उस लेवल पे काफी क्वेश्चन आते हैं। क्लास में भी एक शिक्षक लड़का और लड़की में लिंग विभेद को कैसे पहचान सकता है, वो कब जान सकता है कि वो लिंग विभेद की ओर बढ़ रहा है। उसको जेंडर बाइस नहीं करना है, सबको एक समान रूप से देखते हुए आगे बढ़ना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे भी काफी क्वेश्चन सीटेट में मैंने देखे हैं। इसमें क्या होता है, जनरली हर बच्चा में कुछ अलग गुण होता है, हर बच्चा एक दूसरे से एकदम अलग होता है। जैसे एक इंसान का डीएनए दूसरे से अलग होता है, उसी तरह से दो जुड़वा भाई है लेकिन दोनों एक साथ उत्पन्न हुआ, दोनों दिखने में भी एक जैसे है लेकिन दोनों के गुण अलग अलग होंगे। तो वही है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इनमें आपको किन किन आधारों पर पहचानना है कि बच्चों में भले मान के दो जुड़वा भाई ही है, दिखने में एक जैसे हैं, कद काठी एक जैसी है, लेकिन उनमें भी कुछ अंतर होंगे, जैसे भाषा में, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म। तो आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो सबको एक समान तो देखना है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि ये बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, हर किसी की अपनी एक अलग क्षमता है, सबकी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति अलग अलग है। इसको टीचर को ध्यान में रखना है, ठीक है, और ध्यान में रख के ही टीचिंग कराना होता है। आगे बढ़े, अगला है मूल्यांकन, असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब बीएड का भी सिलेबस है, बीएड के भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में यही सिलेबस है। मूल्यांकन, बच्चों ने कितना सीखा और वो सीखने के किस स्तर पे है, इसकी जांच करने के बारे में हम लोग को सीखना है। तो एक है सीखने के लिए मूल्यांकन और एक है सीखने का मूल्यांकन, दोनों में अंतर समझना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल आधारित मूल्यांकन का अभ्यास, जैसे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको सीसीई कहते हैं, परिप्रेक्ष्य और व्यवहार। नई शिक्षा नीति में इसमें काफी सुधार किया गया है, नई शिक्षा नीति में मूल्यांकन को और व्यापक बनाया गया है, ठीक है। तो जब हम लोग नई शिक्षा नीति की बात करेंगे वहां मैं आपको इसको और डीप में ले जाकर समझाऊंगा। आगे बढ़िए, अगला सिलेबस है हमारा, इसी में ही सीटेट वाले बाल विकास में ही क सेक्शन ही अभी चल रहा है, उसमें प्रश्न निर्माण, आइटम कैसे बनाया जाए। प्रश्न मतलब आइटम भी इसको बोला जाता है, बच्चों का आकलन करने के लिए, जानने के लिए कि बच्चे कितना सीख पाए हैं, अधिगम के किस स्तर पे, किस चरण में है वो, इसके लिए आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सीखने की तैयारी, सीखना और आलोचनात्मक सोच, सीखने की उपलब्धि, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रश्नों को तैयार करना चाहिए। प्रश्न भी कई तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, एक होता है एक होता है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, एक होता है सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ। तो इन प्रश्नों का क्या महत्व है, किनको कब इस्तेमाल करना चाहिए, इस सब पर भी काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं भी बहुत सारा टीचर ट्रेनिंग लिया हूँ, डाइट वगैरह में भी मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो वहां पे इस सब पे काफी चर्चा होता था कि बच्चे के लिए कौन सा प्रश्न सही रहेगा, किस समय आपको क्या जांचना है, कौन सा प्रश्न आप उठाएंगे, ये भी बहुत मायने रखता है। अब आते हैं सीटेट पेपर 1 में जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 37 प्रश्नों का, उसके अब ख सेक्शन में आते हैं और ख सेक्शन का नाम है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। 5 प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे वंचित और पिछड़े वर्गों के छात्र, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन हो सकते हैं, जो वंचित है, जिनको बचपन से सही गाइडेंस नहीं मिला, न उनके पास पैसे हैं ढंग के, न उनके पास पढ़ने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था है, वो पिछड़े वर्गों के बच्चे हैं, समाज में, गांव में पिछड़े वर्गों से आते हैं। सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको सीखने में कठिनाई होती है, भले वो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हो सकता है उसके पिताजी बहुत बड़े विद्वान भी हो, लेकिन उस बच्चे को सीखने में कठिनाई आ रही है, ऐसे बच्चे को ही पहचानना जरूरी होता है। प्रतिभाशाली, रचनात्मक और विशेष रूप से सक्षम बच्चे,
कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, काफी रचनात्मक होते हैं और विशेष रूप से सक्षम होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट जिसको आप लोग बोलते हैं। क्लास में आप जो भी टास्क दीजिएगा 5 मिनट के अंदर पूरा कर देगा, पूरा सुना देगा। तो जब क्लास में आपको ये तीनों तरह के बच्चे मिलेंगे, अब आपको सामंजस्य बैठाना है कि आप बच्चों को कैसे डील करेंगे, और इसी से रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह खंड सीखने की प्रक्रिया और प्रभावी शिक्षण के विधियों पर केंद्रित है। कौन सा खंड? अब हम खंड ग में आ गए हैं, लर्निंग एंड पेडागॉगिक्स। ठीक है, इस पे अब हम लोग आ गए। बच्चे कैसे सीखना और शिक्षा शास्त्र, इस पे आ गए। तो बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, इससे रिलेटेड इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया और प्रभावी शिक्षण विधि, कौन कौन से शिक्षण विधि है जो प्रभावी है, बच्चों को सीखने में मदद करेंगी। तो बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, ये एक सवाल है, इस पे टीचर को ध्यान देना है। स्कूली प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में बच्चे के असफल होने के कारण, मान लो कोई बच्चा फेल हो गया, उसके मार्क्स बहुत खराब आए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके कारण को ढूंढना। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, जैसे बच्चों की सीखने की रणनीतियां, सीखना एक सामाजिक गतिविधि के रूप में, सीखने का सामाजिक संदर्भ, ये सब जो बातें आप देख पा रहे हैं, ये सब इस सेक्शन में पढ़ने हैं और 10 प्रश्न यहां से आते हैं। और भी है, बच्चे समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। टीचर समस्या समाधान करता नहीं होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। बच्चे को समस्या का समाधान करने दीजिए, बस आप उसको फैसिलिटेट कीजिए, उसके लिए रास्ते तैयार कीजिए, उसको सही वातावरण दीजिए, वो खुद समस्या का समाधान करेगा। और उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, हर चीजों को वैज्ञानिक तरीके से वो देखे। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, कौन कौन सी और अवधारणाएं हैं जो सीख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बच्चों की गलतियों को समझना, जैसे आपको मैथ का क्वेश्चन दिया है, वो मैथ में कहाँ क्या गलती कर रहा है, किस सेक्शन में किस स्तर पे गलती कर रहा है, इन गलतियों को समझना और उनको ठीक करना। ज्ञान और भावनाएं, सीखने के लिए प्रेरणा, ज्ञान और इमोशन, ये दोनों कैसे सीखने के लिए प्रेरणा का काम कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। सीखने में योगदान करने वाले कारक, कौन कौन से कारक, तो कुछ व्यक्तिगत कारक है और कुछ पर्यावरणीय कारक है। अब जैसे कोई बच्चा सीख रहा है तो 2 चीजों से सीखता है, एक तो अपना व्यक्तिगत कारक, जैसे वो बहुत अच्छा हो सकता है सीखने में, काफी डेडिकेटेड छात्र हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ने में अच्छा है लेकिन माहौल सही नहीं रहने के कारण वो सीख नहीं पा रहा है। तो पर्यावरणीय यानी कि आसपास के जो वातावरण या माहौल है वो भी मायने रखते हैं। अब आते हैं हम लोग गणित की बात करते हैं। ये तो था हमारा बाल विकास शिक्षा शास्त्र, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो। उसको पढ़ने के बाद बाकी सेक्शन के जो शिक्षा शास्त्र है वो आपके लिए थोड़े आसान हो जाएंगे। अब आते हैं गणित की बात करते हैं। 30 प्रश्न आते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। 15 प्रश्न कंटेंट से यानी प्योर मैथ से, और 15 प्रश्न गणित या मैथ को पढ़ाने की जो कला है उससे रिलेटेड होंगे। जैसे पेपर 2 की अगर हम बात करें, सीटेट पेपर 2 नहीं है, सॉरी, हम लोग पेपर 1 का ही बात कर रहे हैं। और गणित की अगर हम बात करें तो कंटेंट से 15 प्रश्न आएंगे। गणित की बुनियादी अवधारणा की हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 से 5 क्लास तक के जो मैथ है, सिलेबस वही रहेगा लेकिन लेवल जो रहेगा आपको मैट्रिक लेवल तक जा सकता है। जैसे ज्यामिति से क्वेश्चन आ सकता है, आकृतियों को पहचानना, उनको अलग करना, रेखा, कोण, समरूपता, ये सब। आकार और स्थानिक समझ, जैसे त्रिआयामी आकृतियां, जैसे 3D कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे बेलन है, शंकु है, गोला है। स्थानिक संबंध, हमारे आसपास की ठोस आकृतियां, जैसे घन, शंकु, गोला, ये सब। संख्याओं पे क्वेश्चन आ सकते हैं। संख्या मतलब पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न वाली संख्या, जितने भी तरह की संख्या होती है वो आपके क्वेश्चन उस पे बनते हैं। संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बचवा टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो आपके लेवल का क्वेश्चन रहेगा। मापन में लंबाई, भार, समय, आयतन का मापन कैसे किया जाए, एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे बदले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अभी कंटेंट वाला ही चल रहा है। कंटेंट में अभी डाटा प्रबंधन, प्रारूप और धन, पैसे से संबंधित, हाँ पैसे से संबंधित भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रारूप में संख्यात्मक और आकारिक पैटर्न को पहचाना, जैसे जिसको आप सांख्यिकी कहते हैं। इसमें ग्राफ या चार्ट वगैरह भी दिया जा सकता है समझने के लिए, पाई चार्ट वगैरह हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग खंड ख की बात करते हैं मैथ में।
मैथ में खंड ख में शैक्षणिक मुद्दे, पेडागोजिकल इश्यूज की बात करते हैं। 15 प्रश्न आएंगे। यह खंड गणित को पढ़ाने के तरीकों और रणनीतियों पर केंद्रित है। गणित की प्रकृति और तार्किक सोच। सबसे पहली बात, गणित की प्रकृति क्या है? तो गणित इंसान के तार्किक सोच को बढ़ावा देता है, क्योंकि गणित में क्या होता है? तर्क होता है। गणित क्यों पढ़ाया जाता है? बच्चे को विद्वान बनाने के लिए नहीं। जनरली गणित पढ़ाने का उद्देश्य है कि गणित को पढ़ने से बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है। ठीक है। गणित को सीखने के विभिन्न तरीके, इस पे हम लोग बात करेंगे। ये सिलेबस है। बच्चों के सोचने और तर्क करने के पैटर्न को समझना, ये इस टॉपिक का हिस्सा है। और अर्थ बनाने और सीखने की रणनीतियां, ये सब इस टॉपिक का हिस्सा है। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है शैक्षणिक मुद्दे में ही पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान कहाँ है और कैसे गणित को अन्य सब्जेक्ट से लिंक किया जाए, कैसे जोड़ दिया जाए। जैसे जैसे संगीत है, संगीत में गणित कैसे पढ़ाया जाए। पढ़ाते पढ़ाते जो है गणित को सामाजिक विज्ञान से कैसे जोड़ दिया जाए। सामाजिक विज्ञान में गणित का क्या महत्व है, ज्योग्राफी में क्या है, हिंदी में गणित कहाँ जाएगा। यानी अलग अलग सब्जेक्ट से लिंक करना, कोई ना कोई बहाना ढूंढना, जिससे क्या होंगे, बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे गणित को। वास्तव में एक चीज देखा गया है, आप कहीं भी चले जाइए और बच्चे से पूछिए कि ये जो तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हो। मैक्सिमम बच्चा बोलेगा नहीं मालूम क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए गणित बोझिल लगता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। लेकिन जब आप गणित को उसके उसके दैनिक जीवन से जोड़ देंगे, जैसे गणित में उनको उसको समझाएंगे, देखो तुम दुकान पे गए सामान खरीदने, अब तुम्हारे पास इतने रुपए हैं, उसने बोला इतने रुपए प्रति केजी। तुम्हारी माँ ने बोला कि इतना ग्राम खरीद के लाना है, बताओ तुम केजी से ग्राम में कैसे बदलोगे। दुकानदार तो तुमको ठग लेगा अगर जान गया कि तुमको गणित अच्छे से नहीं आता है। अब ये सब चीजें करके जब आप जोड़ेंगे गणित को उसके रियल लाइफ से और अन्य सब्जेक्ट से जो उसको अच्छा लगता है, तब उसको लगेगा कि नहीं, गणित पढ़ना बहुत जरूरी है। अब वो गणित में थोड़ा इंटरेस्ट उसके अंदर जगेगा। गणित की भाषा की बात करें कि गणित की अपनी एक अलग भाषा होता है। उसमें अलग अलग कई तरह के संकेतों का, जैसे पाई, थीटा, लैम्डा, गामा, डेल्टा, ये सब का इस्तेमाल होता है। उन बराबर, बड़ा का चिन्ह, छोटा का चिन्ह, तो ये जो प्रतीकों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उनको समझाना, बच्चों को स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से गणितीय अवधारणाओं को व्यक्त करना, एकदम सही सही तरीके गणित के कंसेप्ट को समझना, ये सब इस टॉपिक का हिस्सा है। अगला है समुदाय गणित। ठीक है। गणित को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना, जो अभी अभी हमने बात किया। औपचारिक और अनौपचारिक विधियों के माध्यम से मूल्यांकन। औपचारिक मतलब जो हमारा तरीका है स्कूल में एग्जाम लेने का, वो, और एक है अनौपचारिक तरीका जो थोड़ा अलग तरीके से बच्चों से गणित का टेस्ट लेना। तो विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन और आकलन के उद्देश्य, ये सब टॉपिक इसमें रिलेटेड है कि मूल्यांकन कैसे हो, कैसे जांचा जाए कि बच्चे ने गणित कैसे सीखा। सिर्फ ये नहीं जांचना है कि गणित कैसे सीखा, उसको 2+2 आता है कि नहीं, ये भी जांचना है कि वो 2+2 का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में या जीवन के अन्य परिस्थितियों में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस पे आधारित क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, अभी जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है उसके अनुसार हमको सिर्फ बच्चे को पढ़ा नहीं देना है। ये मानसिकता से आप एग्जाम देने मत जाइएगा कि हमको बच्चों को सिखा देना है, इसे पढ़ा देना है, नहीं। हमें बच्चे को पढ़ाना तो है ही, सिखाना तो है ही, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो पढ़ाया या सिखाया जा रहा है, क्या बच्चे उसका एप्लीकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं अपने जीवन में, या कहीं और किसी और सिचुएशन में, किसी और सब्जेक्ट में उस ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। रचनात्मक तरीका लाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं शैक्षणिक समस्याओं की। गणित से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं और चुनौतियां हैं, इनकी बात करेंगे। त्रुटि विश्लेषण और सीखने पढ़ाने के संबंधित पहलू, जैसे छात्रों की गलतियों के कारणों को समझना। गणित में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलती के कारणों को समझा जाए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे। मैथ, वो अगर गलती कर रहा है, अगर उसको गुना नहीं आ रहा है, तो जरूर उसको पहाड़ा नहीं आता होगा। सिंपल सी बात है जी, गुना भाग नहीं आ रहा है मतलब पहाड़ा नहीं आता है। तभी नहीं आ रहा है क्योंकि गुना आपने सिखा दिया, सारा प्रोसेस बता दिया, और जब वो गुना कर रहा है, भाग कर रहा है, तो उसको पहाड़ा भूल गया है। वो कहीं पहाड़ा को लिख रहा है तो बना रहा है, और कभी कभी समय नहीं मिल रहा है तो नहीं लिख पा रहा है, तो उसको भाग नहीं आएगा। तो आपको वहां अब समझना है कि वो जो गलती हो रही है जिसके कारण से, उस कारण को खत्म किया जाए। पहले उसको पहाड़ा अच्छे से सिखाया जाए, तब वो गुना भाग अच्छे से जान जाएगा। उसके बाद त्रुटियों के सुधारने के लिए रणनीतियां। तो त्रुटि जो गलती कर रहा है उसके लिए आपको रणनीति बनाना है कि कैसे सुधारेंगे।
शैक्षणिक मुद्दों की अगर हम बात करें तो और आगे है निदान और उपचारात्मक शिक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैथ में तो इसका बहुत जरूरत पड़ता है कि बराबर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ता है। जैसे अभी बिहार में जो है दक्ष क्लास चलाए जा रहे हैं। दक्ष क्लास है क्या? वो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है। जो बच्चे पिछड़ गए, जो बच्चे उसी क्लास में बढ़ते चले गए, प्रमोट होते चले गए, लेकिन उनका स्तर अभी भी पहला दूसरा क्लास का है, तो उनको वहां से उठा के उनके अपने क्लास के स्तर तक लाना है। तो जो भी उनके अंदर की कमियां है उनको ठीक करना है। तो सीखने की कठिनाइयों वाले जो बच्चों है उनकी पहचान करना, जो बच्चे पिछड़ते चले जा रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण को समायोजित करना, ये सब चीजें इस टॉपिक का हिस्सा है। अब आते हैं पर्यावरण अध्ययन। यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 कंटेंट से, 15 शिक्षा शास्त्र से। तो कंटेंट को पहले देखते हैं कि कंटेंट से कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। तो पर्यावरणीय अध्ययन 30 अंक के क्वेश्चन होते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन का सिलेबस बच्चों के उनके आसपास के वातावरण के बारे में जागरूक बनाने और उनकी सराहना करने के लिए बनाया गया है। इसमें कुल 30 अंक होते हैं, जिन अंकों इसमें 15 अंक संपूर्ण ज्ञान यानी कि कंटेंट से होते हैं और 15 अंक आपके किससे होते हैं? शिक्षा शास्त्र से। इन 15 अंकों को 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला है रिश्ते, रिलेशंस को समझना, परिवार के सदस्यों के बीच संबंध, दोस्ती का महत्व, काम और खेल, जैसे घर के काम, स्कूल के काम और खेल का महत्व, ज्ञान, जानवर, एनिमल्स के बारे में, जानवरों के प्रकार, उनके रहने का स्थान और उनकी खासियतें, किस जानवर की क्या खासियत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पौधे, पौधे के विभिन्न प्रकार, उनके फायदे और उनकी देखभाल, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आएंगे पर्यावरण में। उसके बाद हम बात करते हैं भोजन की। अगला जो खंड है भोजन, भोजन से 1 अंक का क्वेश्चन आएगा, जैसे स्वस्थ भोजन की आदतें और संतुलित आहार का महत्व। फिर अगला है आश्रय, शेल्टर, जैसे विभिन्न प्रकार के घर, रहने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव, जैसे ठंडे देशों में इग्लू होता है ना, बहुत सारे देशों में, पहाड़ी देशों में जहाँ बर्फ पड़ता है तो वहां के मकानों की बनावट अलग होती है, मैदानी इलाकों की अलग होती है, समुद्री इलाकों की अलग होती है। तो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। 1-1 अंक के प्रश्न आते हैं। पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो पानी की बचत का महत्व और पानी के स्रोत एवं उनका संरक्षण, पानी आता कहाँ से है और कैसे हम पानी बचा सकते हैं, इस पे डिस्कस करना है। अगला है यात्रा, ट्रैवल, 1 अंक आएगा। सुरक्षित यात्रा के नियम, यात्रा के दौरान पर्यावरण की देखभाल, हम कैसे यात्रा करें और जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, इसकी बात की जाएगी। अगला है 6 नंबर, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, इससे 4 अंक आएंगे। इसमें क्या क्या करना है, जैसे खिलौने बनाना, चित्र बनाना, गाना, नाचना जैसी रचनात्मक गतिविधियां, चीजों को समझना और करना, दूसरों की मदद करना, ये सब टॉपिक्स इसके अंतर्गत आएंगे। अगला हम लोग आते हैं पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षा शास्त्र यानी कि इन्वायरमेंट का पेडागोगी, इससे 15 क्वेश्चन रहेगा। पर्यावरणीय अध्ययन के लिए जो शिक्षा शास्त्र या जो पेडागोजी है, इस पर केंद्रित, इस बात पे केंद्रित होंगे कि बच्चे को पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ाया जाए, आसपास का जो ज्ञान है उनको कैसे दिया जाए। आइए इन्हें 12 मुद्दे हैं इसमें, इसको समझते हैं। तो हमारा पहला पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और दायरा। पर्यावरण अध्ययन का मतलब क्या है और ये विषय बच्चों को क्या सीखने में मदद करता है, ये समझना है आपको। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है और इसे अन्य विषयों के साथ कैसे जोड़कर पढ़ाया जा सकता है। जैसे कहीं कोई घूमने जा रहा है तो उस जगह का ऐतिहासिक पहलू निकाला जा सकता है, उस जगह से ज्योग्राफी को जोड़ा जा सकता है, तो ये सब चीजें वहां आ सकती है। पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा दोनों में क्या अंतर है, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा में क्या अंतर है और ये एक दूसरे के कैसे पूरक है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अगला है सीखने के सिद्धांत कौन कौन से, बच्चों को किस तरह से सबसे अच्छी तरह से सीखने में मदद मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या संबंध है, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, बहुत सारे जो जटिल कंसेप्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहे हैं, उनको समझाने के लिए किस तरह की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल हो सकता है, हम इसमें कैसे आगे बढ़े। जैसे मान के आपको पर्यावरण में किसी स्थान के, जैसे पहाड़ी इलाके के बारे में बताना है जहाँ बर्फ गिरता है। अब बच्चे को बर्फ का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि बर्फीला जगह कैसा होता है, बस वो समझ रहा है कि हमारे फ्रिज में जो आइसक्रीम रखा है उस बर्फ की बात कर रहे हैं, जबकि पहाड़ों पे जो बर्फ है उसका थोड़ा फॉर्म टेक्सचर अलग होता है।
तो अब आप क्या करेंगे क्लास में कि बच्चे को फील आ जाए, शिमला वाला फील आ जाए कि हाँ हम भी शिमला की पहाड़ी में, मनाली में घूम रहे हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, यही सब चीज आपको इसमें पढ़ना है। गतिविधियां, एक्टिविटीज कक्षा में सीखने के मजेदार बनाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती है। सीखने को मजेदार बनाना है तो आप कौन कौन सी गतिविधि क्लास में करा सकते हैं। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार आपको गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है। हर टॉपिक को, हर चैप्टर को कोशिश करना है उसमें कोई ना कोई ये गतिविधि कराए क्लास में। चाहे आप नृत्य करा सकते हैं, समूह में खेल करवा सकते हैं, क्विज करवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं गतिविधि कराने के। प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य, इसमें क्या है, बच्चों को चीजों को करके सीखने का मौका मिलना चाहिए, खुद से करके, खुद से बनाने के लिए। जैसे मान के थोड़ा देर के लिए कोई आप पर्यावरण में बच्चों को पढ़ा रहे हैं अलग अलग प्रकार के घर, तो खुद से बच्चों को आप प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, बच्चों को ग्रुप में बांट के बता सकते हैं कि देखो ये फोटो देख लो, तुमको ये वाला घर बनाना है, तुमको कुटिया बना के लाना है, तुमको ये वाला घर बनाना है। अब इसके लिए जो सामग्री है अपना लोकल जो सोर्सेज है उससे तुमको उपलब्ध करना है। इससे बच्चे जब खुद से खोजेंगे, खुद से चीजों को देखेंगे तो उनके अंदर बहुत सारा स्किल डेवलप होता है। चर्चा की अगर हम बात करें तो कक्षा में चर्चा के जरिए बच्चों की सोच को विकसित करना, कक्षा में चर्चा कराना बहुत जरूरी है। इससे बच्चों को सोचने, समझने, तर्क करने और अभिव्यक्ति की कला उसमें विकसित होती है। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी लगातार चलने वाला मूल्यांकन, शुरू से लेकर साल जब उसका अपना जो ये खत्म होने वाला हो क्लास का सेशन, तब तक उसके हर चरण, शिक्षण के हर चरण, अधिगम के हर चरण पे उसका मूल्यांकन, बच्चों की प्रगति का आकलन कैसे किया जाए ये इसमें आता है। शिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना, जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल। इसका समस्याएं कौन कौन सी है, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय आने वाली चुनौतियां और उन्हें कैसे दूर किया जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो था हमारा बाल विकास, गणित और पर्यावरण, 3 मेजर सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। अब आते हैं भाषा 1 की बात करते हैं, लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं। भाषा 1 का सिलेबस बच्चों को भाषा कौशल विकसित करने में मदद करने पर केंद्रित है। इनमें कुल 30 अंक के प्रश्न होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है भाषा बोध, यानी भाषा की समझ है या नहीं, और दूसरा है कि भाषा का विकास से संबंधित जो शिक्षा शास्त्र है उससे क्वेश्चन आपको आएंगे। 15-15 क्वेश्चन रहेंगे, आपको बस ध्यान रखना है। यानी 15 लैंग्वेज से रहेंगे कि आपको सही में हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू आता है कि नहीं आता है। और साथ ही साथ अगर आता है तो आप बच्चों को उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, कैसे परोसेंगे बच्चों के सामने भाषा को, इस पे क्वेश्चन आएंगे। भाषा बोध की बात करें, 15 क्वेश्चन जैसे क्या क्या आपको आएंगे, तो जनरली इसमें एक आपको अनसीन पैसेज आएगा, एक गद्यांश आएगा जो कि एक पैसेज आएगा जो कि गद्य या पद्य से हो सकता है, जो कि यानी कि प्रोज और पोएट्री से भी हो सकता है, या पोएम भी हो सकता है, कोई कविता या कोई छोटा सा गद्यांश दे देगा, उसको पढ़ के और उस पर आधारित कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसको बनाना है। काफी अच्छा होता है, मार्क्स उठाने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आंसर उसी में है। तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए और ये क्वेश्चन तो जरूर बनाना चाहिए। पढ़े, इससे क्या जांचा जाएगा, पढ़ी हुई बातों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आप पूरे गद्यांश या कविता को पढ़ के उसकी भावना को, उसके भावार्थ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अंश को ध्यान से पढ़ा और समझा, ये जांचा जाएगा। दूसरा, अनुमान लगाना, कि आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि नहीं, लिखी हुई बातों के आधार पर बच्चों के क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ये आपसे जांचा जाएगा। अगला है व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें फिर भाषा कौशल के क्वेश्चन होंगे। भाषा कौशल क्या होता है, तो जैसे शब्दों का सही अर्थ जानना और उनका इस्तेमाल वाक्यों में करना, इसे भाषा कौशल कहते हैं। गद्य अंश किसी भी विषय पर हो सकता है, जैसे कहानी, विज्ञान संबंधी जानकारी या तर्कपूर्ण कोई लेख हो सकता है। इससे सिलेबस में क्वेश्चन रह सकते हैं, ये भाषा की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, भाषा का शिक्षा शास्त्र जो 15 अंकों का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है। सीखना और आत्मसात करना, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं और वो अपनी भाषा भी बनाते हैं बच्चे, तो कैसे बनाते हैं इसकी बात करना है। भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत है, अलग अलग तरह के भाषा शिक्षण के सिद्धांत है कि किस उम्र के बच्चे या किस विकास के किस स्तर के बच्चे भाषा को कितना सीखते हैं, वो कितने उम्र में उसको कितने शब्दों का ज्ञान हो जाता है। ये सब तरीके भाषा के सीखने के बहुत सारे सिद्धांत मौजूद है।
अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। सुनने और बोलने की क्या भूमिका है, ठीक है। तो भाषा सीखने में सुनने और बोलने का महत्व और बच्चे किस तरह इन्हें उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इनको ध्यान में रखना है। भाषा का कार्य और बच्चे उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, भाषा को सीखने में और उनकी भाषा को अच्छी तरह से अनुशासित और संयमित और अच्छे शैली की बनाने में ग्रामर का क्या इस्तेमाल है, ये आपको पढ़ना है उसमें। फिर आगे आते हैं विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, जैसे भाषा की क्या क्या बाधाएं हैं। जैसे हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अलग बैकग्राउंड से आते होंगे आपके स्कूल में, उनकी लोकल भाषा कुछ और होगी और वो सीखने में मदद भी कर सकते हैं और रुकावट भी कर सकते हैं। आपको भाषा को रुकावट के रूप में जनरली नहीं देखना है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। हाँ, मुश्किल जरूर हो सकती है पढ़ाते समय, लेकिन आपको उसको रुकावट नहीं देखना है, उसको एक एज एसेट के रूप में इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो कोई बच्चा भोजपुरी में सब कुछ जानता है और वो आपके यहाँ अंग्रेजी सीखने आया है। अब अंग्रेजी में आप किसी चीज को कह रहे हैं, किसी आप बॉल बोल रहे हैं और वो कह रहा है गेंदा, तो उसको थोड़ा सा, अब गेंदा को रुकावट मत समझिए, आप कहिए कि अच्छा देखो बाबू तुम तो जान रहे हो कि ये गेंदा है, उसी चीज को अंग्रेजी में बॉल कहते हैं। तो आपको उसकी जो अर्जित भाषा, जो पहले से जो उसने सीखा अपने लोकल भाषा में, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है आप जो भाषा पढ़ाना चाहते हो उसमें। अब ये आप कैसे करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। जैसे भाषा की कठिनाइयां, ठीक है, कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने में दिक्कत होती है जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं। उसको बोलिएगा ई लिखो तो ई ऐसे लिख देगा, उल्टा पुल्टा लिखना शुरू करेगा। आप बोलिएगा आम लिखेगा ई लिख, कितना पढ़ाइएगा वो गलती करेगा। इसी को डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। अब इस डिसलेक्सिया का क्या इलाज है, कैसे आप इससे पार पाएंगे, ये चुनौती आपके सामने आएंगे। ऐसा कोई ना कोई बच्चा जरूर मिलेगा जिसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अलग अलग अटपटा टाइप का आपको कुछ उदाहरण देके बताना होगा कि अब जैसे जैसे मान गया बच्चे को जो है, अब जैसे बच्चे को आपको ब लिखवाना है, तो उसमें ऐसे आप पढ़ा सकते हैं, देखो एगो पेड़ है, ठीक है, या एक खंभा है, ऊपर ही छत है, बीच में ही खंभा में पेट निकल गया है, अब पेटवा को ऐसे काट दो, हो गया ब। तो आपको इस तरह से आपको सिखाना पड़ेगा कुछ बोलकर, ठीक है। भाषा संबंधी त्रुटियां, त्रुटियां मतलब कौन कौन से भाषा सीखने में कौन कौन से समय समय पे कौन कौन सी गलतियां हो सकती है और इन गलतियों को कैसे पहचाने और उनमें कैसे सुधार करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। भाषा संबंधी विकार, कुछ बच्चों में जैसे हकलाना, कुछ बच्चे हकलाते हैं, ठीक है, या कुछ बच्चे तोतले टाइप के होते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं, स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता है। इन सब बातों में आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। कुछ चीजें आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, हकलाना तोतलाना उनको कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, अगर समय पे सही ट्रेनिंग दिया जाए तो हो सकता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको सुबोपली कहा जाता है। ये चरण है, भाषा कौशल इनको बोलते हैं। जैसे किसी बात को अच्छे से सुनना, ये भाषा कौशल है। सुन के फिर अपनी बात को कहना, ये भी भाषा कौशल है। किसी चीज को देख के पढ़ना और लिख लेना अपनी बात को, ये सब भाषा कौशल है। ये जो भाषा कौशल है, इनका बच्चों में कैसे विकास हो और कैसे इन इन कौशलों का वो इस्तेमाल अच्छे से कर पाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे। अगला है फिर पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है भाषा शिक्षण में। मल्टीमीडिया सामग्री, जो हमारे चारों ऑडियो वीडियो मौजूद है। आजकल तो बच्चे को भाषा सिखाने के लिए लोग यूट्यूब पे वीडियो चला दे रहे हैं और उसमें बहुत सारा छोटा छोटा राइम्स होता है, गाना होता है, हिंदी में कविताएं होती है, अंग्रेजी में पोएम्स होते हैं और उसमें बहुत सारे कार्टून चलते रहते हैं, 3D कार्टून होता है। उसके माध्यम से बच्चों को चित्रों, ऑडियो वीडियो के माध्यम से बच्चा का भाषा का ज्ञान कराना। कक्षा में बहुभाषी संसाधन, ठीक है, कक्षा में अगर कई भाषाएं बोली जाती है तो उन भाषाओं के शब्दकोश या चार्ट का इस्तेमाल किया जाना, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है भाषा शिक्षण में। अब है सुधारात्मक शिक्षण में, रिमेडियल टीचिंग जिसको बोलते हैं। जैसे अभी बिहार में चल रहा है आपको दक्ष क्लास, ठीक है। जो बच्चे पिछड़ गए हैं भाषा शिक्षण में, उनको क ख ग घ से लेकर उनको अक्षर ज्ञान से लेकर शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान, ये सब कराना है।
कुछ बच्चों को भाषा सीखने में दूसरों से ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों के लिए आप सुधारात्मक शिक्षण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान करना और उनकी कमजोरियों पर विशेष ध्यान देना शामिल है। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? ऐसा लग रहा होगा जैसे सर आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम ऑलरेडी टीचर है और आप बता रहे हैं ऐसे पढ़ाना है। आपको एग्जाम यही सोच के देना है कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। नहीं पढ़ाते हो तो एक सलाह देता हूँ, अभी के अभी कोई 4-5 बच्चा पकड़ो, फी मिले ना मिले फोकट में ही पकड़ो, लेकिन 5-6 बच्चे को पकड़ो। पेपर 1 है तो 6 से 11 साल तक के बच्चे को पकड़िए और उसको ट्यूशन दीजिए, और उसको जब आप पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पेडागोगी का क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है, पेडागोगी का क्वेश्चन टैकल करने के लिए पढ़ाना बहुत जरूरी है। और अगला है हमारा भाषा 2, 30 अंक का होगा। इसको भी 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला आपका प्योर भाषा से क्वेश्चन होगा, सब्जेक्ट से, और अगला होगा भाषा कैसे पढ़ाया जाता है, उससे क्वेश्चन होगा 15-15। अगर हम बात करें भाषा बोध की, तो इसमें जनरली इसमें भी आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, यानी आपको एक गद्यांश मिलेगा, उसको पढ़ के कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। और वो गद्यांश जो हो सकता है वर्णात्मक, साहित्यिक, कथात्मक या वैज्ञानिक टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। भाषा बोध में आगे अगर हम बात करें तो इन अंशों पर, यानी जो गद्यांश पूछे जाएंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, वही वाला बात है, पढ़ी हुई बातों को समझना, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं और भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। और विकास शिक्षा शास्त्र की बात करें, भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र की बात करें तो शिक्षा शास्त्र में भी वही टॉपिक होंगे इसमें, भाषा 2 में भी जो भाषा 1 में थे। यानी मोटा मोटी यही कहें कि अगर आपने पेडागोजी कर लिया, शिक्षण कला, शिक्षण शास्त्र, अध्यापन कला जिसको बोलते हैं, हर सेक्शन में आधा आधा यही है और यही आपका सबसे बड़ा विलन है। अगर आपने इसको टैकल कर लिया अच्छे से, कैसे टैकल करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय या तो हम शिक्षक के नजरिए से सोचेंगे या तो हम कभी कभी छात्र के नजरिए से सोचेंगे। अगर छात्र का नजरिया फेल होगा तो शिक्षक के नजरिए से क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर मैं एक शिक्षक होता तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब देता। और यदि शिक्षक का नजरिया फेल हो जाए तो छात्र के नजरिए से सोचना है, अगर मैं छात्र होता तो मैं क्या करता। ये 2 नजरिया अपनाना है। आप भी मेरी तरह बिना कोई तैयारी किए हुए, मैंने तो जो बीएड में पढ़ाई किया था उसी को इस्तेमाल किया था सीटेट के एग्जाम में। बहुत डीप पढ़ाई किया था बीएड में, वही नॉलेज मुझे काम आया सीटेट निकलवाने में। मैंने सीटेट का कोई तैयारी नहीं किया, कोई गुरुजी का नोट्स नहीं, कोई क्लास नहीं। 4-4 बार सीटेट मैंने फोड़ा है, वो भी 110 प्लस मार्क्स से। आप भी फोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके और शिक्षक बनने के बीच सबसे बड़ा जो एक बैरियर है वो है सीटेट। सीटेट निकल जाएगा तो आपको आगे मौका मिलेगा टीचर बनने का, सीटेट ही नहीं निकलेगा तो बीएड डीएड करने का क्या फायदा। तो इसलिए बोल रहे हैं अगर आप सीटेट निकालना चाहते हैं तो आप बीएड डीएड अगर कर रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो एक बार फिर से डीप सिलेबस में जाइए, डीप पढ़िए। उसके बाद आप 2-4 बच्चे पकड़ लीजिए आसपास में और उनका शिक्षण कराना शुरू कीजिए। पैसे के चक्कर में मत पड़िए, फ्री में ही मिले 4-5 बच्चे ले लीजिए, उसको टीचिंग कराइए। टीचिंग कराने से आपके अंदर बहुत सारा एबिलिटी, बहुत सारा के गुण आपके अंदर शिक्षक वाले डेवलप हो जाएंगे। और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन को सोचने, समझने, देखने का, बनाने का तरीका आपको पता चल जाएगा। आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, अरे ऐसा तो स्टूडेंट मेरे पास आया था, ये वाला जो सिचुएशन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चे को ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बताइए आप यहाँ कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। ये तो मैंने क्लास में किया हुआ है। क्वेश्चन उस समय आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपने पढ़ाया ही नहीं है तो आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।